उस रीजनल सेंटर में विद्यार्थियों को स्टार्टअप और आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही है। साथ में यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन काउंसिल है उसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जिसकी ग्रांट नीति आयोग से प्राप्त है। साथ में डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, वो डिजाइन इनोवेशन की ग्रांट MHRD से प्राप्त है। तो कुल मिला के गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 25 करोड़ के आसपास की स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को सहायता के हेतु अलग अलग प्रकार की ग्रांटें उपलब्ध है। और रीजनल सेंटर में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं और स्टार्टअप में कैसे आप आगे जा सकते वो भी है। हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट में भी वुमन एम्पावरमेंट यानी वुमन एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखते हुए विशेष लाभ देने का भी प्रावधान दिया है। उसमें अगर आपका स्टार्टअप कंपनी में अगर कोई को फाउंडर बहन है, वुमन है, तो उसको 10 लाख ज्यादा रुपए की ग्रांट की भी अनुमति सरकार ने दी गई है। और ये सभी प्रकार की ग्रांट गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और इनोवेशन काउंसिल के माध्यम से सभी बहनों को उपलब्ध है। तो इसी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी बात GTU इनोवेशन काउंसिल की आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद संजय भाई, आपने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छी तरह पूरा प्रकल्प की पूरी जानकारी दी। और मुझे लगता है कि हम बहनों को भी इससे काफी सारी जानकारी मिलेगी जो हम आगे बढ़ सकेंगे। जी धन्यवाद। जी वैभव भाई अगर है तो आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य दें। वैभव भाई भट्ट। So namaste once again. डिस्टर्बન્સ થાય છે વૈભવભાઈ, અવાજ નથી ક્લિયર આવતો તમારો. હેલો, હા આવે છે હવે સર? હવે બરાબર છે. Sorry sir. So on behalf of Atal Incubation Center, Gujarat Technological University, I welcome you all in this 3 days event in association with Sri Chetna Gujarat. I welcome Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Naveen Seth Sir, Shelja Ben, National Vice President Bharti Sri Shakti, and Professor Dr. Sanjay Chauhan, Honorary Director GIC, Dr. Pratibha, Project Coordinator of this course, and all resource person and dear participants. So I am pleased to introduce Atal Incubation Center, GTU Innovation and Startup Center Foundation, which is promoted by Gujarat Technological University, and it is supported by Atal Innovation Mission, NITI Aayog, Government of India. Atal Incubation Center at Gujarat Technological University has been established to nurture the ideas into viable enterprise and startups, with specific focus on healthcare, medical devices, and biotechnology and allied areas. We are regularly conducting such type of events to promote and induce entrepreneurship spirit among the students and innovators. We are here to help young startups and innovative minds. If you have any idea which have some market potential, please come to us. We will provide financial, technical, and legal support to nurture your idea into viable product. So with this, I will not take much of your time, and I am sure at the end of this course, you will definitely benefit with our eminent speaker, which will help you to start your own venture. Thank you all. Hello. हाँ विद्याबेन जी। देवांशी हेलो जी धन्यवाद वैभव भाई, आपकी आवाज मेरे नहीं आ रही है। जी Vidyavan is not there. So विद्याबेन उनका पूर्ण हो गया है। माननीय श्री कुलपति श्री से नम्र निवेदन है कि इस अभी मेरा है शैलजा बहन, नवीन भाई शैलजा बहन।
माननीय श्री शैलजाबेन से नम्र निवेदन है कि आप अपना आप सभी का स्वागत कर, स्त्री चेतना की ओर से स्वागत करें, शाब्दिक स्वागत कर सबको अनुग्रहित करें। शैलजाबेन। गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति श्री डॉक्टर नवीन भाई, अटल इनोवेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संजय भाई, सेंटर के सीईओ डॉक्टर वैभव भाई, सुचिता प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रतिभाबेन, सभी वक्तागण, प्रोफेसर्स, विविध संस्थाओं से संलग्न महिला सदस्य और भविष्य की उद्योजिका विद्यार्थिनी जो ऐसे प्रोजेक्ट के द्वारा जीवन में कुछ अपने लिए और समाज की महिलाओं के लिए योगदान देना चाहती है, स्त्री चेतना संस्था की प्रतिनिधि की ओर से सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जीटीयू के साथ स्त्री जीटीयू के विदुषी गार्गी वीमेन डेवलपमेंट सेंटर के साथ गत 3 साल से स्त्री चेतना की सदस्यों द्वारा काउंसलिंग से गर्ल्स पॉलिटेक्निक की विद्यार्थियों के लिए सलाह केंद्र की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। मार्च 2018 में कुलपति श्री के मार्गदर्शन स्त्री चेतना का यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया गया है। गर्ल्स पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर उष्मा अणेराव जी के प्रोत्साहन से स्ट्रेस फ्री एग्जाम, ओरिएंटेशन सेमिनार्स, न्यूट्रिशन फॉर कंसंट्रेशन एंड इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारी संस्था की मेंबर्स ने भविष्य की हमारी गृहिणी माता बनने वाली विद्यार्थिनियों के साथ संवाद साधने का प्रयास किया है। इसी श्रृंखला में आज यह एक नया मोती हम पिरोज रहे हैं, इसलिए पुनः कुलपति श्री आपकी और आपके टीम की मैं धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ। स्त्री चेतना गुजरात अखिल भारतीय संस्था भारतीय स्त्री शक्ति से संलग्न है। भारत के विविध प्रांतों में संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेवा, यह पंचसूत्री के आधार पर समाज के सभी स्तर और सभी वर्ग की महिलाओं को समर्थ और स्वावलंबित बनाने के लिए स्त्री चेतना कार्यरत है और अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में आत्मसम्मान आत्मनिर्भर बने, इस ध्येय आज के कोर्स रचना की गई है। जिनका प्रथम परिचय किया गया वह हमारे आरोग्य विभाग की प्रमुख प्रतिनिधि के सैनिक मशीन प्रयोग भारत में अंतर्गत है। गुजरात में जहां उनका निवास है वहां सभी को जानकारी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से विविध स्थानों पर स्त्री चेतना द्वारा हम उद्यमिता प्रकल्प प्रशिक्षण देने का प्रयास करने वाले हैं। व्यक्तिगत तौर पर और संस्थाएं मशीन का उपयोग कर रही है, लेकिन अपनी विद्यार्थिनी महिलाएं अपना उद्देश्य शुरू करके, उद्योग शुरू करके, आर्थिक स्वावलंबता प्राप्त करके समाज के महिलाओं की आवश्यकता अत्यंत रीजनेबल प्राइस और सहज सुलभता से पूर्ण करे, यह प्रमुख उद्देश्य इस प्रकल्प का आयोजन करने का है। इसलिए 3 दिन के यह कोर्स में आज प्रथम दिन कोर्स की मेथोडोलॉजी, एम्स, ऑब्जेक्टिव, उसका जो आउटकम है उसके बारे में जानकारी देकर बाद में स्त्री की शारीरिक रचना, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी वैज्ञानिक माहिती भी हमारी डॉक्टर कार्यकर्ता देंगे। पीरियड्स के दौरान आहार यानी डाइट और एक्सरसाइज का अत्यंत महत्व है, तो इसीलिए उसके बारे में और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और प्रॉब्लम्स आदि विषय पर अनेक विविध सत्र होंगे। कल 28 तारीख को जो ये मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी कोरोना के कारण जो प्रत्यक्ष फिजिकली या शक्य नहीं है, इसलिए उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो किया है उसका और प्रात्यक्षिक और कुछ स्टूडेंट जो उपस्थित हुए थे उनके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। 29 तारीख को उद्योग शुरू करने के लिए मार्केटिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, रॉ मटेरियल सिलेक्शन, अवेलेबिलिटी, टाइप्स, उसकी प्राइस, उसकी आदि की डिटेल में जानकारी देने का प्रयास करने वाले हैं। अंत में इस सैनिटरी पैड मशीन का भारत में कहाँ इंस्टॉलेशन हुआ है
वहाँ का फीडबैक क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अंतिम सत्र में स्पष्टता होगी। आपको सभी को फीडबैक फॉर्म दिए जाएंगे, वह अवश्य भर के देना है। 3 दिन सभी सत्र में जो विद्यार्थी नियमित उपस्थित रहेंगे उनको ही ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। स्त्री चेतना संस्था की ओर से सभी बहनें जो इस कोर्स में ज्वाइन हुई है उनके संपर्क में आप रहने का अवश्य प्रयास करें और हम भी आपके साथ इस प्रकल्प को आगे ले जाने के लिए अवश्य आपका साथ चाहते हैं। अभी इस विश्वास के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देती हूँ और हमारे वाइस चांसलर श्री कुलपति श्री है उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद शैलजा बहन। माननीय श्री कुलपति जी से निवेदन है कि हमें लाभान्वित करें। नमस्कार आदरणीय शैलजा बहन, विद्या बहन, प्रतिभा बहन, हमारे ऑनररी डायरेक्टर संजय भाई, वैभव भाई और उपस्थित सभी बहनें, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं स्त्री चेतना को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पेंडेमिक कोविड-19 के समय में बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रोग्राम हमारे साथ किया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारा इनोवेशन काउंसिल एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से जो फायदा बहनों को होगा, बहनों को जो एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी, वो उनको अपने जीवन में बहुत उपयोगी होगी। आज जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट वो एक बड़ा विषय है, तो इस प्रतिभा जी को इस विषय में बहुत अभ्यास किया है। उन्होंने खुद एक डेंटिस्ट होते हुए भी बहुत जगह पर प्रयोग किया है। खुद इस ऑर्गेनिक पैड का मैन्युफैक्चरिंग करना, उस मशीन को बनाना, वो खुद किसी भी कोई भारतीय ऑर्गेनाइजेशन की मदद की मगर उन्होंने किया है और आज उनका अनुभव का लाभ GTU की इस प्लेटफॉर्म से सभी बहनों को भी मिल रहा है। बहुत आनंद का विषय है। मैं स्त्री चेतना की सभी बहनों को बताने चाहता हूं कि हमारे यहाँ एंड टू एंड सपोर्ट सिस्टम डेवलप की है। आप इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में जाने के बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई व्यवधान आए, कोई मुश्किल आए, तो जरूर हमारा संपर्क करना। हमारे पास सभी प्रकार के मेंटर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान आया, कोई मुश्किल आई, तो उसमें हमारी टीम आपको मदद करने के लिए हर हमेशा तैयार रहेगी। इस प्रकार का कार्यक्रम यदि आपको हमारे रीजनल सेंटर राजकोट, सूरत और बड़ौदा की ओर से भी करना है, तो हम पूरा सपोर्ट, हमारा वो टेक्निकल सपोर्ट और बाकी हमारा नेटवर्क का सपोर्ट। सपोज आप ज्यादा बहनों को जोड़ना चाहते हो इसमें, तो हमारा जो नेटवर्किंग है पूरे गुजरात में, तो बहुत सी बहनें उसमें रजिस्टर्ड होगी और इस जो प्रोग्राम आप कर रहे हो उसका लाभ और बहनों को भी मिलेगा। मैं फिर से स्त्री चेतना का आभारी हूं कि उन्होंने GTU को इस प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन किया और GTU के प्लेटफॉर्म से इस सभी बहनों को इस मार्गदर्शन मिलने वाला है। वो हमारे लिए बहुत आनंद की बात है और भविष्य में इस प्रकार का और कोई कार्यक्रम करना है तो जरूर हमारा साथ सहयोग अवश्य रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। धन्यवाद। जो बहनें इसमें जुड़ी है, इस बहनों को भी मेरा संदेश है कि अपने जीवन में किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए खुद एक एंटरप्रेन्योर बने और
और आप भी और बहनों को मार्गदर्शन करें, इसी में अभिलाषा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कुलपति श्री। आपने अपना सहयोग प्रदान करने का जो आमंत्रण दिया है उसके लिए आपका हम आपके बहुत आभारी है। एक दो कदम मिलाकर हम 11 बनकर आगे बढ़ेंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने मेन कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप इन विषयों को पार्टिसिपेंट्स जो है, विद्यार्थी पार्टिसिपेंट्स, उनको विशेष अनुरोध है कि सारे विषयों को बहुत ध्यान से सुने और समझे। आपको कोई प्रश्न हो तो अपनी डायरी में नोट कर ले, ताकि वेबिनार के अंतिम दिन आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम कर पाएंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं शीतल सिंदखेड़े जी से, जो स्त्री चेतना की बड़ौदा की कोऑर्डिनेटर है और इस प्रकल्प का बीज अंकुरित करने वाली उत्प्रेरक है। आप महाराजा विश्वविद्यालय बड़ौदा में इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट में लेक्चरर है और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिटेक्निक की असिस्टेंट डायरेक्टर है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रकल्प के कोर्स और इसमें हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इसका मार्गदर्शन करें। श्री डॉक्टर शीतल सिंदखेड़े जी। Namaskar. Honorable Vice Chancellor of Gujarat Technological University, Professor Naveen Sheth, President Sri Chetna Gujarat, माननीय शैलजाताई अंधारे, अटल इंक्यूबेशन सेंटर के CEO डॉक्टर वैभव भट्ट, डॉक्टर संजय चौधरी, इस कार्यक्रम के मेंटर डॉक्टर प्रतिभा आठवले, ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ GTU, स्त्री चेतना गुजरात के सभी कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स who have joined directly through this link and through Facebook or YouTube channel. Good afternoon to you all. During the period of pandemic, there are news like बेरोजगार, लोगों का स्थलांतर and many more. लोगों को स्थलांतर क्यों करना पड़ा? यह महामारी फैलने से लोगों की नौकरियां गई, लोगों को अपने अपने गांव जाना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि लोग अपना घर छोड़ के दूसरे गांव में क्यों गए थे? लेट मी शेयर माय PPT. जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि लोग अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में क्यों गए? खास करके जो ग्रामीण विस्तार में रहते हैं वो शहरों में क्यों गए? जो शहरों में है वो मेट्रो में क्यों गए? अब गांव की हम बात करें तो गांव में व्यवसाय खेती है, लेकिन 3, 4, 5 महीने खेती है, बाद में क्या? बाकी महीने क्या करेंगे? तो क्या हम बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड NGO उनको मार्ग दिखा सकते हैं, उनको नई दिशा दिखा सकते हैं? यह कोर्स इसी का एक प्रयास है, दैट इज टू जनरेट लाइवलीहुड एंड स्टॉप माइग्रेशन ऑफ पीपल मेनली फ्रॉम रूरल टू अर्बन। मैं आज का एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, वो इसका एक प्रेरणा स्वरूप है, इसलिए मुझे वो कोट करने की इच्छा हो रही है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक, एक्चुअली मेरे घर में एक कूक आती थी, लेकिन ये जब महामारी का समय आया, वो लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे। यहाँ पे बड़ौदा में, वो गांव से बड़ौदा में आए हैं और बड़ौदा में एक खोली में 4 लोग रहते हैं और एक ये जो रूम है, ये एक रूम में
रूम का भाड़ा वो लोग कुछ 2,000 रुपये भर रहे हैं। जब वो ये भाड़ा नहीं भर सके तब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैं तो अभी मेरे गांव जा रही हूँ दीदी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, गांव में तो मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे यहाँ खेती है। तब मुझे प्रश्न आया कि फिर इतना बड़ा है, उनका घर है, उनके यहाँ गाय है सब, तो ये बड़ौदा आए क्यों? उनकी समस्या ये है कि वहां उनके पास काम नहीं है। मैंने उनको वहां जब वो यहाँ बड़ौदा से जब वो अपने गांव गए तब मैंने उसको एक ही सलाह दी कि तुम वहां पे कुछ अपना काम करो, जैसे कि चकली हम बनाते हैं, फ्राई नमकीन चकली बनाओ। मैं महाराष्ट्रियन हूँ और हम लोग अलग अलग पल्सेस मिक्स करके चकली बनाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम चकली बनाओ और यहाँ पे जैसे आउटलेट्स है, क्योंकि तब डेली नीड्स के आउटलेट्स ही खुले थे, जैसे कि बड़ौदा डेयरी है, अमूल पार्लर है। मैंने बोला मैं तुम्हें वहां पे कनेक्ट करके देती हूँ, आप वहां पे अपना चकली का एक आउटलेट रखो। अब उसने मुझे क्या प्रश्न किया कि चकली तो कौन लेगा बहन? तो मैंने उनको यही बोला कि चकली करके मत दो उसको, आप उसको मल्टीग्रेन चकली नाम ही बदला है और कुछ नहीं। यू वोंट बिलीव, आज उसका मुझे फोन आया और उसने मुझे ये बोला कि बेन મને છે ને 200 કિલોની ઓર્ડર છે અને सो आई एम सो हैप्पी कि वो आत्मनिर्भर बनी, वो अपने पैरों पे खड़ी रही। अब उसने मुझे दूसरा प्रश्न क्या किया आज कि बेन આપણી પાસે એવી કઈક મશીન છે કે એનાથી હું ફટાફટ કામ કરી શકું? Here we have new opportunity. यहाँ जो ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट्स, अगर ज्वाइन हुए हैं तो ये टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। मैं भी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने मेरे बच्चों को दिया, हमें ऐसी मशीन बनानी है कि जो ये लेडी को काम आए, हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो ये लेडी को काम आए। क्या ऐसी नहीं होगी मार्केट में? होगी, लेकिन क्या उसको उसका ज्ञान, उसको ये लेडी को उसका ज्ञान है? उसको ऐसा कोई प्रशिक्षण दिया गया है? नहीं, वो अनअवेयर है, वो आज हम पे निर्भर है। तो हमें उसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। सो बीइंग अ टीचर, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर बने और समाज को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, उसे सत्य में साबित करें और अपने भारत को उन्नत करें। यहाँ हमने विषय लिया है सैनिटरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हियर objective is to get knowledge of MHM, that is menstrual hygiene management, and its importance in the society. Then learn new technologies to make sanitary pads. Learning skills, see हमने तो सिखा दिया आपको कि ये मशीन है, इससे इस तरह से सैनिटरी पैड्स बनते हैं, लेकिन उसका आगे क्या? उसको बेचना भी है, आपको आपके लिए लाइवलीहुड जनरेट करनी है, आपको मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको पोटेंशियल कस्टमर्स देखते हैं, तो आपको किस तरह से आपकी स्किल एनहांस करनी है और आपको ही ये आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे समाज को पढ़ाएंगे। ये हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एनजीओ का काम है। सो व्हाट यू विल लर्न इज मार्केट रिसर्च स्किल्स, planning and execution, organization, financial management, customer management, entrepreneurship skills, and you will get knowledge of business management. So this is what our objective is. Here, the way we are going, what we have done is prepared a course that will give you a knowledge of actual woman body and menstruation process, what you are supposed to take care, what you should eat, what are the nutrition values that you should take, what are the type of exercise that you should do during this menstruation process, and what type of care that you should take during this period. तो ये जो एक पूरा फ्लो है
that is related to health and hygiene, वो भी हम पहले लेने वाले हैं. And then practical session, actually this would have been offline, लेकिन since the situation doesn't permit us, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम यहाँ ये सिचुएशन में भी हम सीखने वाले हैं. तो हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर प्रतिभा ते आठवले, शैलजा बेन, ये लोग एक्चुअली उन्होंने खुद ये परफॉर्म किया, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और वो आपको कल दिखाने वाले हैं. So this is the way the dedication is. So first of all we should salute to these ladies being a senior citizen. इन्होंने ये आप लोगों के लिए किया है, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए. ये प्रैक्टिकल सेशन आप जरूर देखिए. अब यहाँ पे हम हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू मेक सैनिटरी पैड्स. तो अब इसके लिए हमें मटेरियल कौन सा यूज करना है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन से अवेलेबल है मार्केट में, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ये कहाँ अवेलेबल है, इसका डिस्पोजल कैसे करना है. तो ये भी एक इसका भी एक हमारा सेशन रहेगा, जिसके लिए हमने एक्चुअली टेक्सटाइल इंजीनियर जो है उनको आमंत्रित किया हुआ है. अब ये पूरा प्रोजेक्ट आपने सीख लिया है और आपको इसका व्यवसाय शुरू करना है. You have to start your own business. Then you have to write a proposal. Then how to write a proposal? What should be the management skills? How should be your skills that you should inculcate in writing the project proposal? इसकी जानकारी भी हमने एक्सपर्ट द्वारा आपको देने का प्रयास करने वाले हैं. एंड एट द एंड सक्सेस स्टोरी, ये सिर्फ आपको ऑन पेपर नहीं है. सक्सेस स्टोरीज जो डॉक्टर प्रतिभा ताई आठवले इन्होंने जगह जगह पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ये मशीन पे लोग कार्यरत है और किस तरह से वो अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं ये मशीन द्वारा. तो ये जो सक्सेस स्टोरी है वो भी हम आपको सुनाएंगे. सो दिस इज द फ्लो ऑफ दिस कोर्स. Okay, and when time permit us or when situation will permit us, we'll definitely go with offline, क्योंकि ये actual practical sessions होने चाहिए, so that you will get the confidence to go ahead with this. Now, what you will learn, what you will get out of this, what is the outcome of this course? This course will enhance foundational social and behavioral skills as well as life skills that you are that are specifically appropriate for job seekers, both who are already employed and for aspiring entrepreneurs. And this course also typically addresses specific knowledge gap, जैसे कि health and what are the rights, because these health and rights that vary from woman to woman for different economic backgrounds. This skill development course will empower the training to establish a manufacturing unit of their own. So this course includes innovative teaching techniques such as guest speakers, group work, and discussion on menstruation. So this is the outcome of this course. So after attending this course, you will appreciate how holistically it is designed. इस कोर्स में हमारा प्रयास यही है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए आवश्यक पैरामीटर कौन से हैं और उसे कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, इन सब बातों की आपको शिक्षा मिले. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक केस स्टडी द्वारा पूछती हूँ कि सपोज एक सोसाइटी है और वह सोसाइटी में लोग ऐसे हैं कि जो फुटवेयर्स नहीं यूज करते हैं और वहीं पे हमें बाटा की शोरूम हमें खोलनी है. व्हाट आर योर ओपिनियन? हर एक स्टूडेंट के पास से ओपिनियन हम लेते हैं. एक स्टूडेंट ने बोला कि वहाँ तो कोई यूज ही नहीं करता है, तो वहाँ इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वहाँ क्या हम शोरूम खोलेंगे, लोगों को कन्विंस करते करते थक जाएंगे.
एक दो स्टूडेंट्स ने बोला कि बेटर उसके बाजू की सोसाइटी में जाते हैं, हमारे इनोवेटिव कुछ फुटवेयर्स बनाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट और ज्यादा मिलेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो बोलते हैं कि यस वहां कोई नहीं यूज कर रहा है ना, तो वहीं पे पोटेंशियल है, वहीं पे हम हमारा फुटवेयर का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो व्हाट यू नीड फॉर दैट इज you should be able to convince the people, you should be able to tell them the importance of the product that you are manufacturing. तो इस कोर्स द्वारा हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़ाने वाले हैं, लाइफ स्किल्स भी पढ़ाने वाले हैं, मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सभी का नॉलेज आपको इस कोर्स द्वारा मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। धन्यवाद शीतल जी। गुजराती में कहते हैं ना कि ગંજાને પણ માથામાં વાળ ઉગાડે વેચી આવે એને ખરો સેલ્સમેન કહેવાય। इसी तरह आपने भी जो स्किल है उसकी जो बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रश्मिबेन भावसार को। रश्मिबेन भावसार एक Okay. जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट है जो पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। आपका एक हॉस्पिटल धोलका में है जहां आप जरूरतमंद बहनों की गर्भाधान और प्रसूति जैसी समस्याओं का इलाज करती है। इतने सालों से आप रोज अकेली गाड़ी चलाकर धोलका जाती है और आजू बाजू के गांवों में जाकर बहनों की सेवा करती है। आप स्त्री चेतना गुजरात की उपाध्यक्ष और ट्रस्टी है। स्त्री चेतना के सभी कार्यक्रमों में आपका योगदान सराहनीय रहा है। आपका जो विषय है यह आपके अनुभवों का निचोड़ है जो प्रत्यक्ष जीवन में बहुत ही उपयुक्त है। आप संवेदन है कि आप अपने वक्तव्य से मार्गदर्शित करें। माननीय रश्मिबेन। हाँ जी, मेरा आवाज आता है? मेरी आवाज आती है? हाँ आ रही है। आ रहा आ है रही है। ओके ओके, मैं शुरू हो रही हूँ। नहीं, लेकिन ये वीडियो भी शुरू करना, कैमरा शुरू करना आपका। ये नहीं आता, कैसे भी नहीं आता, मैं ट्राई कर रही हूँ वो लेकिन प्रवीण भाई कैमरा करेंगे। कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, आ जाएगा तो देख लेंगे। बराबर है? हेलो। हाँ सही बात है, ठीक है। हाँ हाँ, बस मेरे मित्रों, मैं आज आपको स्नेह पूर्वक आवकारती हूँ और आप सबका मैं अभिवादन करती हूँ। आज मैं आपको स्त्री के अंगों की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए बात करूंगी। मेरा क्या है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने कई साल से गांव में प्रैक्टिस किया है, तो मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। मैंने गुजराती में ही मेरा वो कॉन्वोकेशन रहता था, इसीलिए मैं हिंदी थोड़ा कम अच्छा बोल पाऊं तो मुझे दरगुजर करना। देखो, मैं बहनों के लिए एक थोड़ा सा वो करके आई थी। वीडियो क्यों न थोड़ा करिए अपन, मेरा वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा है मालूम नहीं। हेलो हेलो। हाँ, मैं फिर से लिंक ज्वाइन कर रही हूँ, अगर शायद इसमें कुछ आ जाए तो। मैम स्टार्ट वीडियो करके होगा, आप अपना वीडियो उस पे क्लिक करोगे ना तो वो ऑन हो जाएगा। मेरे हस्बैंड है मेरे पास में, वही कर रहे हैं, स्टार्ट वीडियो कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। पहले हो गया था लेकिन अचानक बंद हो गया। वो नेटवर्क इश्यू होगा शायद मैम। एक बार बाहर निकलकर फिर से ज्वाइन करें। फिर से ज्वाइन किया, फिर से ज्वाइन करते हैं, लेकिन आता ही नहीं है अभी। कोई बात नहीं, चलो ना, चलेगा। अच्छा रश्मिबेन, आपने जो पिक्चर भेजे थे ना, वो लोग बताने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलूंगी। मुझे ही नहीं देखा, उसमें मैं बोल दूंगी, कोई बात नहीं। चलो मैं अभी शुरू करती हूँ। वो मेरे हस्बैंड दूसरे फोन पे स्टार्ट करते हैं, होता है तो, लेकिन इसमें मैं करती हूँ। हाँ, जो एनाटॉमी ऑफ द फीमेल, एनाटॉमी मीन्स जो अंग है उसके आकार और उसका जो उसके नाम है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। फीमेल मीन्स हम स्त्री के एनाटॉमी के जो स्पेशल अंग है
वो कहाँ रहते हैं? वो हमारे पेल्विस में रहते हैं, मेन एनाटॉमी उसमें उसमें यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों ब्रेन में रहते हैं और यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी वो सब पेल्विस में रहता है। पेल्विस मीन्स पेट का नीचे का भाग। वो क्या होता है, ब्लैडर मीन्स जो पेशाब की थैली है उसके पीछे रहता है। उसके पीछे में यूट्रस रहता है और उसके यूट्रस के बाद में मैंने जो पिक्चर दिखाया है ना, उसमें एक एनाटॉमी का पिक्चर होगा पहले नंबर का, वो आप सब देख सकेंगे। उसमें यूट्रस बीच में है, उसके बाद में दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है। वो कैसे ट्यूब कैसी छोटी छोटी होती है, उसका जो वो है ल्यूमेन मीन्स उसका जो साइज है डायमीटर की, वो 1 मिलीमीटर से भी कम रहती है कहीं जगह पे। आगे जाके वो बहुत वाइड होती है, लेकिन वो बहुत कम रहती है। और उस फैलोपियन ट्यूब के नीचे ओवरीज लटकती रहती है। ओवरीज को क्या यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, और ओवरीज को हम बोलते हैं अंडाशय, जिसमें से बच्चे के लिए बीज पैदा होता है। और फैलोपियन ट्यूब को हम हिंदी में बोलते हैं बीज वाहिनी नली। वो उसमें से जो बीज होता है वो यूट्रस में आता है। सुनाई देता है ना मेरा? पीपीटी दाखवावी लागेल ना? हाँ, मेरा सुनाई देता है ना बराबर? हाँ, सुनाई दे रहा है। बराबर है। तो वो क्या है कि ये सब हमारे अंग है। हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन में रहता है और पिट्यूटरी भी ब्रेन में रहती है। यूट्रस का क्या काम है, उसको वो मेंसेस हर महीने पे उसमें से आता है। और मुख्य ओवरी का क्या काम है, उसमें से बीज तैयार करने का बच्चे के लिए, और वो हर महीने पे एक ओवरी काम करती है, दूसरे महीने पे दूसरी ओवरी काम अंडाशय काम करता है। और बीज वाहिनी का काम क्या है, तो वो ओवम को लेके उसका जो लास्ट जो मैंने पिक्चर में दिखाया है फैलोपियन ट्यूब का, वो ब्रॉड होता है। तो जो ब्रॉड होता है वो अपने आप वो उसमें से वो करके अंडाशय में से बीज वो कैच कर लेगा। कैच करके वो फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है और फैलोपियन ट्यूब में बीच में आके वो ठहर जाता है ओवम। अगर वो प्रेगनेंसी रहेगी वहां पे तो स्पर्म आएगा, तो वहां प्रेगनेंसी न रहेगी, नहीं तो वो ओवम यूट्रस में आके फिर नीचे से वजाइना में से निकल जाएगा बाहर। वो दिखाई नहीं देता है, बहुत स्मॉल रहता है। और फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं तो फिजियोलॉजी क्या है हमारे, कि हर महीने पे हाइपोथैलेमस में से वो सिक्रीशंस पैदा होते हैं और वो स्टिम्युलेट करते हैं पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन के नीचे अंदर रहती है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो मेन ग्रंथि है हमारे बॉडी में, जो अकेले ये ओवरीज को नहीं करती एक्साइट, लेकिन वो सब ग्रंथियों को वो एक्साइट करती है। तो पिट्यूटरी ये मेन ग्रंथि है हमारी। पिट्यूटरी जो थायराइड को भी करती है, एड्रेनालिन को भी करती है, हमारे ओवरीज को भी करती है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन को भी वो एक्साइट करती है। तो पिट्यूटरी का काम है सब जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर कंट्रोल करने का। हर महीने पे पिट्यूटरी जो एक्साइट करती है, तो ओवरीज में से 2 सिक्रेशंस निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। उसका नाम, एक का नाम है एस्ट्रोजन, जो पहले 14 डेज में निकलेगा ओवरी में से। वो क्या होगा, एस्ट्रोजन के वजह से एंडोमेट्रियम जो मैंने पिक्चर में दिखाया है पहले पिक्चर में, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करेगा। वो बहुत पतला रहता है शुरू में, लेकिन एस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा। तो थिक होता चला जाएगा तो फिर उसमें वो थिक एंडोमेट्रियम में अगर प्रेगनेंसी रही तो उसमें एम्बेड होगा, इम्प्लांट होगा ओवम। तो ये एस्ट्रोजन का काम हुआ। फिर बाद में 15 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है ओवरी। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसको ऐसे बनाएगी स्पॉन्जी के
फर्टिलाइज्ड ओवम को अच्छी तरह से अंदर अपने में ले। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो एंडोमेट्रियम यूट्रस में से छूटा पड़ेगा, तो वो शेड होगा। तो वो जो मैंने पिक्चर में दिखाया है, तो वो एंडोमेट्रियम शेड होके धीरे धीरे एंडोमेट्रियम छूटने लगा, और यूट्रस में से छूटने के बाद वो सर्विक्स में होके, वजाइना में होके वो बाहर आएगा। तो वो बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। हर महीने पे ब्लीडिंग ऐसे होती है कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाए तो फिर एंडोमेट्रियम छूटा पड़ के नीचे आता है। अगर प्रेगनेंसी रहती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो एक कॉर्पस लुटियम जैसे बनाएगा, वो तो ओवरी का काम ये कॉर्पस लुटियम कर देगा। तो कॉर्पस लुटियम कर देगा तो उसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों निकलते हैं, और वो दोनों निकलने के बाद जो एंडोमेट्रियम है वो स्टिक रहेगा, वो वहां से छूटेगा नहीं, तो ब्लीडिंग नहीं होगा। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होता है, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है वो हार्मोन्स पैदा करने लगता है, तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लीक नहीं होता है। दूसरा ये है कि ये हमने हार्मोन्स का वो आपको दिखाया। ये जो ओवरी है वो ओवम को लेके फैलोपियन ट्यूब के बीच रास्ते में लाएगा, तब यहाँ नीचे से स्पर्म जाएगा तो वहां फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। दैट मीन्स प्रेगनेंसी कहाँ रहती है? पहले यूट्रस में नहीं रहती, वो प्रेगनेंसी पहले फैलोपियन ट्यूब में रहती है, और 7-8 दिन के बाद वो माइग्रेट होके धीरे धीरे यूट्रस में आके वहां इम्प्लांट होती है। तो एक मेन काम ये रहता है कि ऐसे हम प्रेगनेंसी रह जाए तो फिर यूट्रस में से एंडोमेट्रियम लीक नहीं होगा और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। वो हो गया। हम ये जब ब्लीडिंग होता है तब बाहर आता है, तो हम सबको अगर ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो ब्लीडिंग आए उसको हम गंदे कपड़े में नहीं रखे। तो गंदे कपड़े में ये ब्लीडिंग आएगा तो उसमें स्मेल आएगी, उसमें इन्फेक्शन रहेगा, और इन्फेक्शन की वजह से उसमें बहुत बास मारती है, गंध आती है, वहां का लोकल इन्फेक्शन रहता है, और वेजिनाइटिस रहता है। और उसमें क्या है? वेजिनाइटिस, वल्वाइटिस, सर्विसाइटिस और एंडोमेट्राइटिस। आइस मीन्स इन्फेक्शन, सबका इन्फेक्शन एक के बाद एक हो सकता है ये कपड़े की वजह से। इसीलिए हमको अच्छा सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए, क्योंकि इस करने से ये इन्फेक्शन कम होता है। आ गया मेरा? एक मिनट, मेरा दूसरा फोन में मेरा वीडियो आ गया, मैं तेरा चेंज करती हूँ। हेलो, आ गया मेरा वीडियो? हेलो, वीडियो मेरा आया वीडियो? नहीं आया, आवाज आती है मेरी? વિડિયો નથી આવ્યો। आवाज આવે છે? હા, અવાજ આવે છે। ओके ओके, एक मिनट। आया अभी वीडियो? नहीं, आ तो आवाज नहीं आता है। નથી આવ્યો। ओके, अभी आया? नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं चालू रखती हूँ मेरा लेक्चर। कंटिन्यू करो તમે। हाँ चलो, मैं ये आमा क्या है? हेलो, अभी आवाज आती है मेरी? हाँ, आ रही है।
આવે हेलो છે ને? હા, બસ मैम આવે। अपने फिजियोलॉजी शुरू करती हूँ, वो तो हो गया। अभी इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर हम ये सब यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, तो हमारा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर ये सब यूज करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, गंदा कपड़ा अच्छे से साफ नहीं होता है, उसमें से स्मेल आता है, तो ये सब अंदर जाके इन्फेक्शन बैक्टीरिया जाके अंदर जाता है। कहाँ से जाता है? वजाइना से जाके होके सर्विक्स में जाके यूट्रस में जाके फैलोपियन ट्यूब को भी इन्फेक्शन कर सकता है। अगर फैलोपियन ट्यूब को भी इन्फेक्शन किया तो उसको क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन होके उसको वो सूज जाएगा, और हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाए, दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है? अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो भविष्य में बच्चे होने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में आया नहीं सकेगा, पूरा स्पर्म ओवम को मिल नहीं सकेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी रहने में बहुत दिक्कत रहती है। और एक दूसरा इन्फेक्शन होता है, एंडोमेट्रियोसिस भी रहता है कई बार। ये इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्रियम कहीं भी ग्रोथ कर सकता है। एंडोमेट्रियम अंदर जाके यूट्रस की वॉल में जाके ग्रोथ करता है तो एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये एंडोमेट्रियम जाके ओवरी पर ग्रोथ करता है तो वहां भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये एंडोमेट्रियम अंदर फैलोपियन ट्यूब की अंदर से होके एब्डोमेन में चला जाए तो वहां भी ग्रोथ कर सकता है, और वहां भी बहुत इन्फेक्शन, बहुत पेन, वो सब हो सकता है। तो पेशेंट को एक थोड़ी नन्ही सी भूल के कारण उसको बहुत सहन करना पड़ता है। इसीलिए हमारी राय है कि ये पैड हम सबको समझाए कि भाई ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। अभी आपको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन आप बहुत बड़ी मुश्किल में रह सकते हैं। ये अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई तो इसका कोई उपाय नहीं है, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन रिकेनलाइजेशन करना पड़ता है। रिकेनलाइजेशन में भी इतना रिजल्ट नहीं मिलता है प्रेगनेंसी रहने में। और दूसरा क्या होता है, अगर ये नहीं होता है तो आईवीएफ करना पड़ता है। आईवीएफ क्या है कि उसको बीज लेके, जो बहन का बीज है उसको लेके बाहर हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना पड़ता है एक डिश में, और वो फर्टिलाइज करके जो बीज ओवम है उसको यूट्रस में डालना पड़ता है। ये प्रोसीजर अच्छी है, लेकिन उसका रिस्क बहुत ज्यादा है और उसका रिजल्ट बहुत कम है और बहुत महंगा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि ये एंडोमेट्राइटिस हुआ, अगर एंडोमेट्रियोसिस हुआ तो पेशेंट को हर महीने पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आएगा। बहुत ब्लीडिंग आने की वजह से उसको बहुत, वो क्या है, वो कुछ काम नहीं कर पाएगी, अच्छा अपना घर पे ध्यान नहीं रख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है, और एनीमिया बहुत हो गया तो उसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो ये सब बहुत विशियस सर्कल जैसा रहता है कि हम कितना अच्छा करें, ध्यान रखें इस सफाई में, तो इतना बहनों को इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और वो क्या है कि हाइजीनिकली हमको ये सैनिटरी पैड इसीलिए यूज करना है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ जाए। ये मेरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको समझा दिया। आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा तो अभी वक्तव्य इतना छोटा ही है, मैंने बहुत बड़ा किया ही नहीं है। लेकिन ये मैं ऐसे पर्सनल यूज करती हूँ कि ये हम सबको, ये प्रोजेक्ट हमको सैनिटरी पैड का लेना चाहिए, और मैं इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं भी इच्छा रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो बहनें आती है काम करने के लिए तो वो पैड यूज नहीं करते, मुझे उसको बाहर से पैड ला के देना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे पास मशीन नहीं है, कहाँ से लेने का है वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं उनको इंसिस्ट करती हूँ कि भी कपड़ा मत यूज करो, आप पैड यूज मत करो, जो भी करो
पैड यूज मत करो, कपड़ा कभी भी यूज करना नहीं चाहिए। ये हमको ये थोड़ा थोड़ा सिखा के ये जो बस्ती है, सेवा बस्ती है, उन लोगों को समझाना चाहिए और उन लोगों को कहना चाहिए कि आप कपड़ा मत यूज करो। ये पैड के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि ये पैड सबको मिले, गांव गांव में मिले, सेवा बस्ती में मिले, क्योंकि इतना महंगा बाजार में आता है तो ये बहनें इतना महंगा यूज नहीं कर पाएगी। तो मेरी राय है कि ये हमको एक प्रोजेक्ट हमको लेना चाहिए, अच्छी तरह से लेना चाहिए, तो ये सब हो सकता है। बराबर है? हेलो हाँ जी। हेलो, मेरे बराबर है। मेरा और कुछ पूछने का है किसी को भी तो पूछ सकते हैं। मेरा सुनाई देता है? हाँ हाँ, अच्छी तरह से अच्छा अच्छा, तो और मुझे उसके लिए तो क्या करने का है, क्योंकि तो मैंने बोल दिया। किसी को कुछ पूछना है तो मैं जवाब दे सकती हूँ। मैडम आपका जो भी वीडियो होगा वो आप हो सके तो शेयर करेंगे, तो कल अगर टाइम हमें मिलता है तो हम उसको दिखा सकेंगे। मेरा वीडियो में आया था लेकिन वो मुझे मालूम नहीं। मैम आप मुझे वीडियो भेज देना, मैं यहाँ से शेयर करवा दूंगी। मेरा वीडियो मेरे फोन पे भी नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या हो गया, आता था लेकिन अचानक बंद हो गया, क्या हुआ मालूम नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। हाँ जरूर आगे बढ़े। धन्यवाद रश्मि बहन। ओके, हमने अभी पूरा शरीर शास्त्र जाना। इस अच्छा लगा। शरीर को सुदृढ़, बलवान, निरोगी हम्म बनाने के लिए जीवन में सबसे जरूरी है दिनचर्या और आहार। हमारी हम्म दिनचर्या कैसी हो, आहार कैसा हो, इस बारे में बताएंगी माननीय शैलजा बहन। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यार्थिनियों की शक्ति बढ़ाए। हम्म शैलजा बहन। नमस्कार। अभी हमारा जो आज के सारे 3 वीडियो जतो रहे हमसे। ये तो मारे बहुत खबर है। मेथोलॉजी और वो सब जानकर लिया, लेकिन उसके बाद ये जैसे डॉक्टर रश्मिबेन ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन्स की क्यों आवश्यकता है, तो हमारा जो शरीर शास्त्र है, शरीर की जो रचना है, तो उसके बारे में पता चला कि ये आरोग्य स्वास्थ्य रखने के लिए और बाकी आगे की भविष्य की सारी तकलीफें दूर करने के लिए ये सैनिटरी नैपकिन, हमारा हाइजीन या आरोग्य अत्यंत आवश्यक है। अभी जैसे हमने जाना कि ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हर महीने जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता आती है, माँ बनने के लिए स्त्री का शरीर तैयार है, तब हर महीने वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स होती है और वो जो एक्सेसिव एनर्जी होती है, तो वो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लींजिंग करने के लिए सब बाहर फेंका जाता है, निकल जाती है। जैसे उसको हम टॉक्सिन, शरीर में रहना आवश्यक नहीं, जो उसका उपयोग नहीं हुआ होगा तो उसको हम आयुर्वेद की भाषा में या हमारी गुजराती में हम आम कह सकते हैं। और ये जब होता है तो हर महीने हमें ये भी मालूम है कि जैसे जो दुरुपयोगी है, ऐसे जो हमारी ब्लड सेल्स है, पेशियां है, वो सारी बाहर हम फेंक देते हैं, और जो नई सेल्स है तो वो निर्माण होती है। तो व्हेन द न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, उसको हम हिंदी में कह सकते हैं रक्त धातु। तो करना है तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या आवश्यक है? अच्छा आहार और हमारा जो तत्व मिलना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में या मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में ये डाइट से हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी जो है कसरत, एक्सरसाइज, जो हमारे सारे ऑर्गन्स है, अवयव है,
तो उनका भी काम अच्छा हलन चलन और उनका भी जो सारा कार्य है वो अच्छी तरह से चले, इसके लिए उसके लिए जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो अत्यंत आवश्यक है। तो अभी मेरा जो विषय है वो है कि ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाने के बाद हमारी सारी बहनों को, विद्यार्थिनियों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या आहार लेना चाहिए और कैसे प्रकार की एक्सरसाइज लेनी चाहिए। अभी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, पहली स्लाइड, कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है तो वो है हमारा हवा, पानी और अन्न। अभी हवा, पानी और अन्न, हवा और पानी तो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए वो तो अभी ये कोरोना के काल में हम सब लोगों को पता चला कि किस प्रकार की प्योर एयर होनी चाहिए, वायरस नहीं आना चाहिए वगैरह। और पानी के बारे में भी हम सजग हुए, जागरूक हुए कि गर्म पानी पीना चाहिए या किस प्रकार का पानी पीकर हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन जो अन्न है तो उसके बारे में हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन पद्धति में उसका इतना अच्छा विचार किया है सालों से, परंपरा से, प्राचीन काल से, और उसके बारे में इतने दिन तक बहुत ही दुर्लक्ष्य करते थे या उसको महत्व नहीं देते थे। लेकिन अभी हमें पता चला, जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन में हम घर में रहे तो हमें मालूम था कि हमारा खर्चा खाली हमारे अन्न पर, खाने पीने पर होता था, और उसके बारे में हम इतने जागरूक हुए थे। खाना चाहिए, हम जीवन पर क्या विचार किया है, ये जो हम देखेंगे तो ये फर्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, जैसे वेद काल में या हमारे भगवद गीता में भी कहा गया है कि अन्न को ब्रह्म यानी भगवान परमेश्वर ऐसा उसको दर्जा दिया है, इतना उसको रिस्पेक्ट दिया है। जब हम किसी को भी ब्रह्म या ऐसे कुछ शक्ति का एक उसको मानते हैं, यानी क्या कि उसके तरफ देखने का हमारा जो रवैया है वो सब बदल जाता है। हमारे गीता में भी कहा है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अन्न ही ब्रह्म है। इसीलिए जब जब हम अन्न प्राशन करते हैं, हम खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उसके तरफ हमारी दृष्टि अत्यंत पवित्र, सम्मान की होनी चाहिए। जब समय मिले, हमारे जीभ को अच्छा लगे इसीलिए हमने खाना खाया, ऐसा नहीं है। सचमुच तो ऐसा कहा जाता है कि हम जीते ही किस लिए है। देयर आर टू सेइंग कि सम पीपल दे लिव टू ईट एंड सम पीपल दे ईट टू लिव, यानी खाने के पीछे हम इतने एकदम एंजॉय करते हैं कि बस खाने के लिए ही हमारा जीवन है, ऐसा हमें लगता है। और सचमुच हमें मालूम होना चाहिए कि ये जीवन जीने के लिए हमें खाना खाना है। दूसरा जो हमारा ये है तो अन्न ही दवा, और ये इसके ही बारे में आज मैं हमारे मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में, मेंस्ट्रुएशन जो मैकेनिज्म है उसमें अन्न हमारा जो है वह दवा या मेडिकल तरीके से औषधीय उपाय हम किस प्रकार हमारे रोज खाने पीने की चीजों से कर सकते हैं और हमारा आरोग्य रख सकते हैं, इसके बारे में आगे मैं बात करने वाली हूँ। तो इसीलिए हम अन्न ही दवा, या हमारा जो सारा रसोई घर है, किचन है, तो दैट इज फुल ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट स्पाइसेस एंड डिफरेंट ऑल टाइप ऑफ मसाला। जो हमारा जीवन पद्धति या हमारी संस्कृति का एक अन्न के बारे में विचार है, वो है अन्न ये जठराग्नि में आहुति है। जठराग्नि, अभी कितने लोगों ने ये देखा होगा कि ये कोरोना के लॉकडाउन में आप कितने लोगों ने हवन रोज करते होंगे। हवन का, यज्ञ का भी महत्व आपने सुना होगा, जाना होगा या खुद अनुभव भी किया होगा कि यज्ञ में जो आहुति देते हैं तो उसके कारण होता है कि सारी जो हवा है उसमें से प्रदूषण निकल जाता है, और वो पवित्र धुएं से हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है। तो हवन करने के लिए कैसी सामग्री चाहिए, तो बहुत ही पवित्र और शुद्ध। अभी जब मैं जठराग्नि अन्न है, ये जठराग्नि में आहुति में जब कहती हूँ तो जठर यानी क्या, हमारा पेट, और ये पेट में रोज आहुति यानी क्या, यज्ञ की ज्वाला जो
प्रज्वलित करके रखनी होगी हमें, तो रोज उसमें हमें कुछ न कुछ घी या तेल या जो हवन सामग्री है वो डालनी चाहिए। तो इस प्रकार अभी ये अन्न जो है वो भी सुबह खाया, फिर से हमें रात को भूख लगती है, यानी भूख यानी क्या, ये जठराग्नि में हमें आहुति डालनी है, कुछ ना कुछ उसमें डालना है। अभी जब अन्न में ये जठराग्नि में आहुति डालते हैं, पेट में खाना खाते हैं, तो क्या निर्माण होता है? यज्ञ में आहुति डालने के बाद ज्वाला निर्माण होती है, हीट निर्माण होती है, उष्णता होती है। उसी प्रकार हम जब अन्न खाते हैं तो हमारे हम जो कैलोरीज, जो एलोपैथिक या इंग्लिश जो हमारा पाश्चात्य ज्ञान है, उससे हम कहते हैं कि हीट पैदा होती है, कि घी या शुगर या ऐसे जैगरी वगैरह जो ऐसे चीजें खाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह खाएंगे, तो उससे ये जो कैलोरीज है, हीट है, वो ज्यादा मिलती है। प्रोटीन से हमारी पेशियां बनती है। तो अन्न जठराग्नि में आहुति है, तो इसीलिए हमें उसके बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए कि रोज हम पेट में क्या डालें, जिसके कारण अच्छे शक्ति मिले, अच्छे प्रकार की हीट हमारे शरीर में निर्माण हो, और ये मेंस्ट्रुएशन के कारण जो हमारे शरीर में लॉस हुआ है वो भरकर आए। ये सारा हमारे जीवन पद्धति में जो हमने इस कोरोना के बारे में भी दौरान भी जाना, और जब हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम इसका विचार करते हैं, तो हमें उसके बारे में जो है ऐसा रिस्पेक्टफुल विचार है कि अन्न के बारे में किस प्रकार या आहार का महत्व क्या है, तो वो हम जानकर आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे रश्मिबेन ने बताया कि मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, तो उन्होंने बताया जब किसी भी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो जब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड शुरू होते हैं तो हमेशा सारी जो महिलाएं हैं ना, या आप विद्यार्थिनी है, युवतियां है, लड़कियां जब शुरू होती है तो उनको अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, और उसके कारण 4 दिन का बहुत डर लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि सारे जो मेरे बाकी महीने के दिन है उसमें से ये 4 दिन में मेरा सारा आनंद और सारा जो कुछ खेलना दौड़ना या जो कुछ काम करना है, मेरे पढ़ना है, या मेरे काम करने के लिए वर्क करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ तो वहां जाना है, या गृहिणी जो घर में कुछ काम करती है, तो वो सारा मैं हैंडीकैप हो गई हूँ, ऐसा लगता है। तो वो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे, तो एक तो चिड़चिड़ापन, क्रैंकीनेस आ जाता है। जब जब ये पीरियड शुरू होने के 2-3 दिन पहले या उसके बाद या उसके दौरान भी बहुत ही कितनी महिलाएं एकदम चिड़चिड़ी हो जाती है, कुछ कारण नहीं होता है, लेकिन तो भी ऐसा गुस्सा आता है, मन जैसी चीज नहीं हो पा रही है, ऐसा लगता है। दूसरा एक बहुत ही महत्व का साइकोलॉजिकल, यानी देखो हमारी फिजियोलॉजी, हमारा शरीर और मन कितना जुड़ा हुआ है। इस शरीर में ये सारे हार्मोन्स जो सारे पैदा होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने हमें समझाया कि ये अलग अलग के कारण ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, ये सारा हमारा परिवर्तन आता है शरीर में, उसका परिणाम हमारे उसके कारण देयर इज अ स्विंग्स इन द मूड। हमारे जो मूड्स है, कभी कभी एकदम हमें आनंदित लगता है, कभी कभी एकदम निराश लग रहा है, कभी कभी लगता है कुछ काम करने का ये होता है, किसी को बोलने का। तो ये जो स्विंग इन मूड्स है, तो वो भी एक मेंस्ट्रुएशन का सिम्टम। हमारी मन की स्थिति जो है वो दोलायमान होती है। तीसरा जो एक सिम्टम है, तो दैट इज अ पेनफुल क्रैम्प्स, एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड दिस समटाइम्स यू टेक प्राइड इन दैट कि हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, ऐसा होता है, क्रैम्प्स आती है और मैं कुछ कर नहीं सकती। 4-4 दिन बहनें लेटी ही रहती है, लेकिन सचमुच इसमें से हम क्या बाहर आ सकते हैं? इसका कुछ इलाज है? हाँ है। हमारा जो आहार है और हमारी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम जानेंगे, तब पता चलेगा। और एक सिम्टम्स है डिप्रेशन, उदासीनता आ जाती है, कुछ नहीं करना चाहिए, जीवन के प्रति एकदम नैराश्य आ जाता है। और दूसरा है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जैसे चिंता लगती है, परेशानी लगती है। कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो तो भी हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं है, किसी किसी को एकदम कम ब्लीडिंग होता है तो भी वो अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा, और इसके लिए हम किसके पास से ज्यादा जानकारी लेते हैं? इस प्रकार के सेमिनार्स या इस प्रकार के जो उसके एक्सपर्ट है उनके पास से जानकारी लेने का हमें मौका ही नहीं मिलता, या कभी कभी हमें इसकी जरूरत नहीं लगती। तो हमेशा हमारी जो सहेलियां है, या कुछ कुछ किताबें हैं, या कुछ ऐसे स्टोरीज है, या कुछ
टीवी पर वगैरह जो सीरियल्स आती है, या इसके द्वारा हम ये सब जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सेमिनार के कारण हमने जो ये पहले दिन मेंस्ट्रुएशन के बारे में ये 3 सत्र रखे हैं, उसके कारण बहनें सारी जो विद्यार्थिनियां या बाकी महिलाएं भी यहाँ उपस्थित है, सभी का एक फिर से होगा ही तो उसका पुनरावर्तन होगा, और नहीं मालूम होगा तो उसकी जानकारी, वैज्ञानिक साइंटिफिक नॉलेज जानने से हमारा उसके बारे में दृष्टिकोण बदलेगा। और मुझे लगता है ये मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है 4 दिन है, तो वो भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग है, इट इज लाइक अ क्वाइट नॉर्मल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निसर्ग ने ये जो स्त्री है उसको ये बहुत बड़ा वरदान है, not a hurdle, this is not a problem for us, but we should be very proud of it. Why? क्योंकि परमेश्वर जो है उसने जो इस प्रकार निसर्ग निर्माण किया है या मानव निर्माण किया है, तो ये मानव का जो वंश शुरू रखने के लिए या मानव जात का जो हजारों साल से ये सारा जो वंश वृद्धि हो रही है, ये सारी जो हमारे संस्कार है, हमारे गुण है, हमारी संस्कृति है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पीढ़ी में जो स्थलांतर परंपरागत जा रही है, उसका कारण है स्त्री। क्योंकि स्त्री को ही ये जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन शक्ति अपने जैसा ही एक किसी और को निर्माण करने की जो शक्ति है वो महिला को ही दी है। इसीलिए वी ऑल हैव टू बी वेरी प्राउड। और उसकी जो सारी शुरुआत है ये हमारे मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से शुरू होती है। और भगवान के बाद, मुझे लगता है परमेश्वर के बाद, हम महिलाएं ही इस प्रकार ऐसी निर्माण करने वाली शक्ति वाली है, शक्ति दाती है। इसीलिए उसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, व्हाट आई वांट टू टेल। अभी ये सारा जानने के बाद अभी हम देखेंगे ये जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है, सिम्टम्स है, उसके बाद ये आहार जो हमारा है, हम जो खाना खाते हैं तो उसका कैसा उपयोग होता है। ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि जो सारा लॉस हुआ है और जो फिर से जो रक्तवर्धक पेशियों का सेल्स का निर्माण, हमें अच्छा पोषक आहार और उसके लिए एक्सरसाइज, कसरत की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी नीड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये जो हम देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को देखेंगे। जैसे पाश्चात्य जो हमारा दृष्टिकोण है, पाश्चात्य नॉलेज है, एलोपैथी में जो हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यानी जीवन सत्व और क्षार, उसका जो महत्व है जो हमारे अन्न में से हमें प्राप्त होता है। तो अभी सारा एकदम बहुत ही डिटेल में मैं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन का लेक्चर नहीं है, लेकिन हमें तो इतना ही जानना है कि हमारे ये सारे जो पीरियड्स आते हैं उसमें कौन कौन से तत्वों की, कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है। अभी जब मैं ये कहूंगी तो मैग्नीशियम या विटामिन B6, विटामिन D, B6 वगैरह ऐसे सारे पोषक तत्वों का मैं नाम लूंगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी जो अभी आधुनिक वर्तमान स्थिति है उस वक्त हम इतना सारा उसका विचार कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने जमाने में, जैसे मैंने कहा कि हमारी कैसी जीवन पद्धति थी, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे या हमारी जो दादी या माँ थी, उन सबको ये सारा विज्ञान नहीं मालूम था, लेकिन वो अपनी माँ से, अपनी दादी से, नानी से ये सारा सीखकर उसका ही अनुवर्तन, उसका ही अनुकरण उनके घरों में, उनके खाने पीने में करती थी। कैसे? अभी मैं बताऊंगी कि जैसे ब्लड सेल्स है तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी आपको मालूम है, हीमो यानी आयन। हीमोग्लोबिन से हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो रेडिश दिखता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। तो हीमोग्लोबिन में हीमो यानी आयन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन है। तो ये जो आयन और प्रोटीन दो तत्व जो हमारे आहार में से हमें अच्छी तरह से मिले तो हमारा जो पीरियड्स का प्रोसेस है और वो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन है, उसका जो लॉस हुआ है वो फिर से हमें जो रिप्लेनिश करना है वो सारा नेचुरली हो जाता है। उसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन
अभी हमारी देखो जीवन पद्धति कैसे, पुराने जमाने में हम क्या करते थे, आप सबको मालूम है, अभी भी कितने कितने घरों में इस प्रकार करते होंगे कि सारा जो रोटी बनाते थे वो लोहे के तवे पर करते थे, जो सब्जी बनाते थे वो भी ज्यादातर लोहे की कढ़ाई में करने के बाद में वो निकालकर दूसरे बर्तन में रखते थे। हम जो वघार देते हैं या छांक देते हैं, आपको मालूम है कभी भी वो ऐसे स्टील के तपेले में या जो नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं उसका तो कभी उपयोग ही नहीं करते थे, लेकिन लोहे का जो कढ़ाई या लोहे वघार या जो बोलते हैं तो उसमें से वघार करके आपकी माँ अभी भी शायद करती होगी, आपका दादी नानी का आप देखो उनका कुकिंग प्रोसीजर कैसे है कि वो छांक देने के बाद रोज 1 या 2 तो छांक ऐसी वघार देनी पड़ती है, तो वो करने के बाद वो फिर से जो वघारिया होता है लोहे का जो वेसल होता है वो फिर से वो कढ़ी में या दाल में या सब्जी में डुबोती है,